अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है सेप्ट्रॉन के हवाले से। इसके अंदर है क्या और इसका दूसरा फॉर्म है सेप्ट्रॉन DS। इन दोनों में फ़र्क है क्या और ये किन मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है और ये कैसे काम करता है, इसकी कितनी मकदार लेनी होती हैं और इसका सही इस्तेमाल क्या है और ये कितने टाइम तक ले सकते हैं और किन लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। तो ये सारा हमारा आज का डिस्कशन होगा लेक्चर का। सेप्ट्रॉन या सेप्ट्रॉन DS, इसके अंदर दो एक्टिव चीज़ें होती हैं। एक को बोलते हैं सल्फोमेथॉक्साजोल, दूसरे को बोलते हैं ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास है इसके अंदर सेप्ट्रॉन के अंदर या सेप्ट्रॉन DS के अंदर। सिर्फ फ़र्क क्या है, फॉर एग्जांपल सेप्ट्रॉन के अंदर अगर हमारे पास इसका जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर 40 है सल्फोमेथॉक्साजोल और 80 हमारे पास है ट्राइमेथोप्रिम फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो डबल DS का मतलब है डबल स्ट्रेंथ, मतलब ये कि 400 के बजाय यहाँ पर 800 और क्या हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो सेप्ट्रॉन सिंपल और सेप्ट्रॉन DS में ये फ़र्क है कि सिंपल में क्या है, स्ट्रेंथ कम है, DS का मतलब है डबल स्ट्रेंथ, जो सेप्ट्रॉन में है उसी के डबल DS में है। दोनों एक ही चीज़ है, बस सिर्फ DS में ये है कि उसमें मकदार ज़्यादा है। अभी ये किन मसाइल के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, मतलब पेशाब की नाली है, पेशाब के जो पाथवे हैं उसके अंदर अगर मसाइल हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो, सांस की नाली के मसाइल हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो, हमारे खुराक की नाली के मसाइल हो, और स्किन के और एक दो और भी मसाइल हैं जिनके लिए हम सेप्ट्रॉन DS को या सेप्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम को इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका इस्तेमाल कहाँ से शुरू होता है, एक हमारे पास है एम्पिरिकल और एक है दूसरी डेफिनेटिव थेरेपी। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है, अगर उसमें साइन सिम्टम हमें नज़र आते हैं और कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई ये यहाँ पर काम कर सकता है, तो जो आपका फिजिशियन है या आपका जो फार्मासिस्ट है जो डील कर रहा होता है इन मैकेनिज्म को, जब आपको वो मेडिसिन देंगे तो आपको वो ज़रूर बताएंगे कि भाई आपने इसको इस्तेमाल करना है और 3 दिन तक तकरीबन आपने वापस आना है। और इसी के साथ साथ जब ये बात करता है तो वो आपसे सैंपल ज़रूर ले, आपकी यूरिन का, आपके स्पर्टम का, आपके पस का स्वाब ले और उसको फिर क्या करेगा, वो भेजेगा टुवर्ड द लैब ताकि उसके ऊपर जो है वो एंटीबायोटिक्स चेक किया जाए, ताकि वो कौन सा एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर सेप्ट्रॉन DS इस के ऊपर इफेक्टिव है तो आपकी ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगी, अगर नहीं है तो आपकी ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो आपका मसला है, जो जिस जरासीम से मसला हो रहा है उसी जरासीम के मुताबिक जो दवा उसके ऊपर काम करेगी वही दवा आपको तजवीज़ किया जाएगा आपके कंसल्टेशन से विद योर फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस। ठीक है, तो आपको बताएगा। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, फिर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, सिंपल अप्रोच करना होगा। आपका फिजिशियन अगर आपको या फार्मासिस्ट आपको दोनों कंसल्ट करके आपको बताते हैं कि भाई आपका कौन सा मसला है और उस मसले के लिए आपको अगर सजेस्ट करते हैं कि भाई ये तकरीबन इफेक्टिव रहेगा उतने टाइम के लिए, तो उसी टाइम के साथ साथ अगर आपको वो टाइम बताएगा, उसी के साथ आपसे सैंपल भी लेगा कि भाई आपका जो मसला है, यूरिन का सैंपल, आपके पेशाब का सैंपल ले सकता है, स्पर्टम का सैंपल ले सकता है और पस का सैंपल ले सकता है, ताकि वो उसको मालूम हो कि भाई वाकई में ही वही ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर हमारा सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम काम कर सकता है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर उसके अलावा दूसरा जो टेस्ट जो लैब तक पहुंचा है तो वो लैब वाले उसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि भाई कौन सा एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कौन सा ड्रग मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है। तो फिर वही मेडिसिन आपको बताया जाएगा बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ताकि आप उसको यूज़ करके अपने आप को जो है उस पर्टिकुलर जरासीम से फ्री कर सको और सेहतियाब हो सको। इसका डोज कितना होता है, अमूमन हम एवरी 12 आवर्स देते हैं और इसका ड्यूरेशन कब चलता है डिपेंड करता है कि भाई कौन सा मसला है। तो तकरीबन 3 दिन से मसाइल का ट्रीटमेंट शुरू होता है और 3 हफ्ते ले सकता है कि भाई इतने टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम और ज़्यादा ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना होता, ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा जरासीम कहाँ पर है, कौन सा है, जितने टाइम तक हम उसको ठीक कर सकते होते हैं। और मेनली जिनको अवॉइड करना चाहिए भाई, अगर कोई बंदा एलर्जी है ऐसे मेडिसिन जिसके अंदर सल्फ़र हो, तो इसके अंदर सल्फ़र है, ठीक है, सल्फोमेथॉक्साजोल, तो उनको चाहिए कि भाई उसको इस्तेमाल ना करने। तो पहले अपना एलर्जी ज़रूर मालूम कीजिएगा भाई, अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं उससे आपको अगर एलर्जी हो रही है तो फिर आप मालूम करें कि भाई उसके अंदर क्या है जिससे आपको एलर्जी हो रही है। तो अगर आपको ख़ास तौर पर सेप्ट्रॉन से या फिर सल्फोमेथॉक्साजोल या फिर ट्राइमेथोप्रिम कोई भी आपने मेडिसिन लिया उसके अंदर अगर 2 चीज़ें हैं, अगर जो सेप्ट्रॉन के अंदर है, अगर आप वो लेंगे उससे आपको एलर्जी हुई तो आप ये फाइंड कर ले कि भाई ज़रूर यानी कि सल्फ़र से आपको एलर्जी है। तो फिर जो भी मेडिसिन आप लोगे उसके अंदर अगर सल्फ़र है तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि आपको उससे एलर्जी है और आपने फिर कंसल्ट करना होगा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो आपको वो गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और बच्चे जो 2 मंथ से कम हैं उनमें तो बिल्कुल भी इसको देना नहीं चाहिए। और ये काम भी कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है DNA, जो कि बात हम कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का DNA।
इवन ह्यूमन जो डीएनए है वो बनता है ऐसा ही है कि भाई हमारे पास क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, वो मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है 1, 2, 3 वगैरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब वो चेन अप करते हैं तो वो फिर बनाते हैं एट द एंड हमारे पास डीएनए। और जब डीएनए बनता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो 1 से 2 में डिवाइड होंगे और फिर से उसके साथ सेल्स बनेंगे। फिर ऐसी मतलब जो है वो जो पैदावार है वो बढ़ती रहेगी, मतलब बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 3 वो बढ़ेंगे और मसाइल को इंक्रीज़ करते रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं सेप्ट्रॉन DS या कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं जिसके अंदर सल्फोमेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन की कॉम्बिनेशन मौजूद हो, इसको बोलते हैं ट्राइमोक्साजोल भी, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है। तो ये क्या काम करते हैं, चलो पहले यहाँ पर आते हैं। हमारे पास जो डीएनए को बनाते हैं फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, तीनों मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं हमारे पास, ये कितने किस्म के होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, कार्बोनिन। ये क्या करते हैं, ये जब होंगे तो हमारे पास जो है कंप्लीट डीएनए जो है वो आगे मूव कर सकेगा। अभी होता क्या है कि जब ये बनते हैं इनको चाहिए होता है कोई एंजाइम्स जो और कार्बन चाहिए होते हैं, तो वो कार्बन इस फोलेट के थ्रू जो है, फोलेट के थ्रू मिलेंगे इनको, ताकि इनके जो ओपन चेन है वो क्लोज हो और ये सही से बन सके, इनके जो रिंग है वो बन सके, और बनने के बाद फिर वो सही से नाइट्रोजनस बेस बने और दूसरे के साथ फिर पेयर अप करे और डीएनए बन जाए। तो मतलब ये पहले ओपन रिंग की शक्ल में होते हैं और फोलेट यहाँ पर आकर के इनके रिंग को क्लोज करने के लिए कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड लाता है और कार्बन को प्रोवाइड करता है। जब वो प्रोवाइड करेगा तो इनका रिंग क्लोज हो जाएगा और ये सही से बन पाएंगे। जब सही से बनेंगे तो फिर सही वाला नाइट्रोजनस बेस जब होगा तो फिर ये तीनों मिलकर के एक सही न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और इस तरह से जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो वो फिर डीएनए बना सकेंगे। अभी ये फोलेट जो है ये काम कर रहा होता है, इनको हेल्प कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने डीएनए के अंदर इस फोलेट की कारकर्दगी को ख़त्म करना होगा। जब हम फोलेट नहीं देंगे तो फिर ये जो रिंग है ये ओपन रहेंगे, जब ओपन रहेंगे तो फिर नाइट्रोजनस बेस नहीं बनेंगे, जब वो नहीं बनेंगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, जब न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा ज़ाहिर सी बात है डीएनए नहीं बनेगी। तो हमने डीएनए की बनावट को ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया। अभी हमने क्या कर दिया, हमने ट्राइमोक्साजोल ले लिया, यानी कि सल्फोमेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन ले लिया, तो ये सेप्ट्रॉन DS ले लिया इन शॉर्ट। वो लेने के बाद क्या करेगा, वो आकर के ये जो इसके फोलेट की बनावट है जो शुरू थी हैं PABA से, पाबा से, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से, और आखिर में फोलेट बनता है। इस दौरान कुछ एंजाइम होता है लाइक DHFS और DHFR, ठीक है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने दूसरे वीडियो में ली है। तो वो आकर के ये दोनों आकर के इसके अंदर जो सल्फोमेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन है वो आकर के ये इस एंजाइम को और इस एंजाइम को बंद कर लेते हैं, इनके काम को बंद करते, स्टॉप करते हैं। तो फिर पाबा से फोलेट नहीं बनेगा। जब फोलेट नहीं होगा तो कार्बन नहीं होंगे जो क्लोज करेंगे ओपन रिंग को इन नाइट्रोजनस बेसिस के। तो अभी ओपन के ओपन ही रहेंगे, क्लोज नहीं होंगे। जाहिर सी बात, जब क्लोज नहीं होंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे। फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस सही वाला नहीं है तो फिर ये आपस में मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, जब न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो फिर डीएनए नहीं बनेगा, जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल की डिवीजन नहीं होगी। तो बैक्टीरिया फिर 1 से जब 2 में डिवाइड होना था वो नहीं होगा। तो अगर हम लो डोज में लेंगे इस सेप्ट्रॉन को तो वो क्या करेंगे, वो इसके ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। लेकिन अगर हम हाई डोज में लेते हैं तो वो इसके ग्रोथ को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करते हैं। तो साइडल इफ़ेक्ट यानी कि इनको ख़त्म करते हैं, बिल्कुल इनकी जो बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए फिर सेप्ट्रॉन DS बनता है। ये फिर इसी का जो कंसंट्रेशन है वो हमें ज़्यादा लेना होता है। तो इसलिए क्या होता है, इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो हमारे जिस्म के अंदर ख़त्म हो जाएगी और हम उस मसाइल से जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के होंगे, हमारे यूरिनरी ट्रैक के होंगे और हमारे GIT के होंगे, स्किन के होंगे, जो मसाइल होंगे खुराक के, नाली के, पेशाब के नाली के, सांस के नाली के और स्किन के, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आई होप इंटरेस्टिंग रहा हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद अस हमारे चैनल पर डॉक्टर UUT लेक्चर्स पर, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।